इस आभासी मंच से जुड़े सभी विद्वानों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को शुभ संध्या। अपना वक्तव्य आरंभ करने से पूर्व मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग एवं इस राष्ट्रीय कार्यशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी का, जिन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। इस आयोजन में मेरी सहभागिता का निमित्त बने श्री उमेश कुमार प्रजापति को मैं विशेष आशीष भाव से देखती हूँ। स्वास्थ्य कारणों के चलते मेरी तरफ से दिए जाने वाले व्याख्यान में उनकी तिथियों में कई परिवर्तन हुए, किंतु उन्होंने इसे बहुत सहजता से लिया और लगातार संपर्क में बने रहे। उनके सहयोग ने मुझे प्रेरित किया और मैं इस महत्वपूर्ण पटल के माध्यम से आपके सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। मेरे आज के वक्तव्य का विषय है भाषाई अस्मिता, विविधता एवं समायोजन। हिंदी भाषा के संदर्भ में मैं अपनी बात रखूंगी। भाषा मानव समाज की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। यह केवल संवाद का ही माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपराओं और अस्मिता, आइडेंटिटी का संवाहक भी है। विषय के निभ्रांत विवेचन हेतु भाषा के संबंध में मैंने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा का चयन किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मेरे गुरु भी रहे हैं, हमें भाषा विज्ञान पढ़ाते थे, तो मेरे लिए ये और भी सम्मान की बात है कि मैं उनकी परिभाषा से बात शुरू करूं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। आज हम इसी भाषाई अस्मिता पर बात करेंगे। भाषाई अस्मिता, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि भाषाई अस्मिता से तात्पर्य उस भावना से है जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी भाषा को अपने अस्तित्व, पहचान, गौरव और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक मानता है। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का भी अंग होती है। भारत एक बहुभाषिक देश है। कई बार अनेकानेक कारणों के चलते भाषाई अस्मिता के नाम पर कुछ अवांछित घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाषाई अस्मिता पर बात की जाए। ये भाषा मेरी है, ये तुम्हारी है, ये उसकी है। जब ये बात आती है तो वो जो संघर्ष है, जो एक आम आदमी का संघर्ष नहीं है, अलग अलग कारण है, राजनीतिक कारण तो है ही, वो संघर्ष सामने आते हैं। तो भाषाई अस्मिता बेहद निजी चीज है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा देश, मैं बता चुकी हूँ कि बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश है, तो भाषाई विविधता देखने को मिलती है। भाषाई विविधता वास्तव में एक सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि इससे सांस्कृतिक समृद्धि का पता चलता है। भारत जैसा देश जो इतना बड़ा है, उसमें इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं कि अगर हम इतने बड़े समुद्र से थोड़ा सा कुछ अपनी अपनी अंजुरी में भरना चाहें तो शायद पूरे का पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन हम अपनी अंजुरी को संकुचित रखते हैं कि मुझे सिर्फ इसी चीज़ को देखना है, यही भाषा पढ़नी है, अपनी भाषा में वो और किसी भाषाओं के शब्द नहीं लेने हैं। तो भाषाई विविधता को
समृद्धि को उसको स्वीकार किया जाए। प्रश्न उठता है कि भारत में भाषाई विविधता क्या है? आप सभी जानकार हैं इस बात के कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिनके प्रचार प्रसार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शुरू में 14 थी, फिर वो धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। मैंने उन भाषाओं के नाम भी आपके सामने रखे हैं, जो 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये 22 भाषाएँ ही हैं हमारे यहाँ। यहाँ पर 100 से अधिक क्षेत्रीय भाषाएँ, संख्या ऊपर-नीचे हो सकती है, और लगभग 1000 बोलियाँ हैं। अगर और गहराई में जाएँ, तो ये संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मैं बता चुकी हूँ कि ये विविधता नकारात्मक नहीं है, हमें इसको सकारात्मकता में ग्रहण करना पड़ेगा। मैं रोटी ही क्यों खाऊँ? मैं इडली क्यों नहीं खाऊँ? मैं एक ही तरह के वस्त्र क्यों पहनूँ? दूसरे क्यों ना पहनूँ? मुझे घाघरा चोली पहनना है, लेकिन इसके लिए मुझे जो जो अस्मिता है, उसकी दूसरे की अस्मिता को अपना अस्मिता बनाना पड़ेगा। हम बात करेंगे भाषाई अस्मिता के बारे में। ये जो भाषाई अस्मिता जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके स्रोत क्या हैं? कैसे पता चले कि भई हम कैसे भाषाई अस्मिता को, दूसरे की भाषाई अस्मिता को अपना सकते हैं, या उससे लाभान्वित हो सकते हैं, या उससे उसकी समृद्धि में से अपना आँचल भर सकते हैं? बहुत से उदाहरण होंगे। मैं उन उदाहरणों की बात करूँगी जो अभी अभी मेरी नज़रों के सामने आए या मैंने देखे। जैसे गीत है, गीत में हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें कोलावरी, कोलावरी, कोलावरी डी का अर्थ नहीं पता, लेकिन वो हमारी ज़ुबान पे चढ़ गए हैं। पंजाब वाले तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले कहते ही हैं। बिहार के लोग जो होली पर जोगीरा सा रा 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 गाते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में आल्हा गाया जाता है। ये महज गीत नहीं है, पूरा एक सांस्कृतिक परिवेश है जिनसे ये जुड़ा हुआ है। आपको उस गीत के माध्यम से वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रिवाज, वहाँ के खान-पान, वहाँ के परिवेश के बारे में पता चलता है। नृत्य की बात करें, तो आज चाहे हम उत्तर भारत में बैठे हैं, हमें कालबेलिया का पता है। हमारे यहाँ जब दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पर गरबा होता है, लावनी होती है महाराष्ट्र की, अनेक अवसरों पर, गिद्धा, भंगड़ा, घूमर, इनसे भला कौन अपरिचित होगा? फिर से कह रही हूँ कि गीत या नृत्य अपने आप में अकेले नहीं हैं, इनके साथ एक परंपरा जुड़ी हुई है, और उस परंपरा में भाषा निश्चित तौर पर पहले नंबर पर आती है। अगर मैं लावणी कर रही हूँ, तो मुझे मराठी गाना और उसके बोल पता होने चाहिए। इसी बहाने मैं वो भाषा सीख लेती हूँ। त्योहार की बात है, आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है। मुख्य तौर पर वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अलग-अलग तरह के मोदक, गणपति बप्पा मोरया, ये जो लाइन है, आज से शायद जब हम लोग थे 11वीं या 12वीं में, तो मैंने इतना इतना रेगुलर नहीं सुना था, पर अब तो हर एक को पता है इसका क्या मतलब है। और इस दिन मोदक होता है, इस दिन विसर्जन भी किया जाता है। जब बंगाल का सिंदूर खेला होता है दुर्गा पूजा पर, वो एक परंपरा है। उसमें कौन-सी भाषा को किस तरीके से बोला जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो इस विविधता के सोपान हैं, स्रोत हैं। अनेक कलाएँ हैं, मूर्ति कला है, चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी जो बिहार में है, और अनेक प्रकार की कलाएँ। उनसे जब हम रूबरू होते हैं, तो फिर से उस राज्य विशेष की भाषा और संस्कृति से भी परिचित होते हैं। और परिचय होना मात्र परिचय होना नहीं है, आपका लगाव एक एक साधारण सी बात हो जाती है। खान-पान की बात करें, तो मुझे सभी जगह अब तो साउथ इंडियन आउटलेट्स हैं, लेकिन जब मैं चेन्नई गई, तो वहाँ पर मुझे उन्होंने उनके मेन्यू में था अडई, तो मुझे नहीं पता था, उससे पहले मैंने कभी खाई नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये इसमें क्या होता है? उन्होंने बताया, मैंने वो खाई और मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें मिलती हैं।
हम लोग इसको एक अलग रूप में खाते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि नव सरोवर होते हैं। तो धीरे-धीरे एक चीज़ से, गीत से, त्योहार से, नृत्यों से, कलाओं से, लोक साहित्य से, दंत कथाओं से आप उस राज्य विशेष, उस क्षेत्र विशेष से परिचित होते हैं। और भाषाई समावेशन के लिए ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाषाई समावेशन से अभिप्राय क्या है? समावेशन का मतलब है इंक्लूजन, जोड़ना। जो चीज़ हाशिए पर है, जो चीज़ जिसको आप अंग्रेजी में कहें अंडर प्रिविलेज्ड है, जो उनको, जो अल्पसंख्यक भाषाएं हैं, उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। चर्चा होगी अभी इस पर। सभी भाषाओं और बोलियों को सम्मान देना समावेशन का महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण तत्व है कि भाषाई भेदभाव से बचें। किसी भाषा विशेष पर कालिक पोत देना, किसी भाषा विशेष के लोगों को राज्य से बाहर कर देना, ये इससे भाषा की समृद्धि नहीं है। अल्पसंख्यक भाषाओं को संवैधानिक संरक्षण देना ही होगा, दिया भी जा रहा है अलग अलग भाषा आयोग इन सब के द्वारा। जो एक भाषा के समावेशन की प्रक्रिया है, जिन पर बाबू सर बहुत काम कर रहे हैं और मैं उनका इसके लिए बहुत सम्मान करती हूँ कि उन्होंने भाषा को तकनीकी मंचों पर वो लेकर आए हैं। डिजिटल और तकनीकी मंचों पर जो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना है, वो समावेशन के लिए एक प्रभावी उपाय है। इस पॉइंट में मैं कुछ एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में बताया था कि ज्ञान भारत मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाया जाएगा, जहां दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार देश में अब तक कुल 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उनके अनुसार देश में 92 पांडुलिपि संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो उपाय चल रहे हैं, मैं ये इसकी जानकारी से आपको जानकारी दे रही हूँ। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सरस्वती महल लाइब्रेरी के तमिल पंडित मणिमारन छात्रों को तमिल पांडुलिपियों को पढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके पास 25 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियां हैं। ये अखबार की खबर है, जो तमिल विरासत का खजाना है। प्रधानमंत्री ने भी इनकी प्रशंसा की है। गुवाहाटी की अर्नी एस हजारिका ने ऑक्सफोर्ड से संस्कृत और क्लासिकल हिंदी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। ऐसा करने वाली वह असम की पहली विद्यार्थी हैं। अर्नी ने 15वीं सदी की सांची पांडुलिपि के मानकीकरण पर काम किया है। एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष जोर दिया गया है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना निसंदेह प्रभावी उपाय है। नागालैंड यूनिवर्सिटी ने 18 नगा भाषाओं के व्याकरण विकसित करने की पहल की है। इन्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में इन भाषाओं के डिजिटल रूपांतरण में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त भाषाई कार्यशालाएं, संगोष्ठी, लोक साहित्य का प्रसार, भाषा आयोगों, साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं को सशक्त बनाना भी शामिल है। ये सब सरकारी प्रयास है। जब तक एक आम आदमी इस समावेशन के लिए हामी नहीं भरता, जब तक एक आम आदमी, आप और हम, ये नहीं कहते कि हम सिर्फ एक भाषा नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए जहाँ से भी शब्द मिलते हैं उन्हें अपनाएंगे। हमारे कई शब्द हैं, अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं, जो बोलियों से लिए गए थे, अन्य भाषाओं से लिए गए थे, जो धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। पहले मुझे याद है कि जो कोई मेहमान आता था
तो कहते थे कि पाहुना आया है, बहुत खूबसूरत शब्द है। लेकिन धीरे-धीरे हम वो सब छोड़ रहे हैं। हमें आगे आना होगा, दूसरी भाषाओं से शब्द लीजिए, दूसरी भाषाओं को सीखिए। अगर बाबू सर पौंडीचेरी में बैठकर हिंदी के लिए इतना काम कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैं विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उतना काम, इस स्तर का काम कहीं और हो रहा है। और जिस निष्ठा से, जिस प्रतिबद्धता से, जिस ईमानदारी से वो काम करते हैं, उसने मुझे निश्चित ही प्रभावित किया है। मैंने कोर्स किया था जो हिंदी भाषा की तकनीक पर जो आधारित था, उस कोर्स को करने के बाद मुझे लगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यूँ ही आदर्शवादी बातें कर देते हैं हिंदी के लिए। लेकिन ऐसे लोग हैं और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी कभी हमारी आवश्यकता इन चीज़ों के लिए होगी, मैं अपने विद्यार्थियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करती हूँ कि वो समावेशन पर जोर दें, सिर्फ़ एक ही भाषा को ना पढ़ें। पढ़ें, लेकिन सिर्फ़ एक ही अंग्रेज़ी ही पढ़नी है या सिर्फ़ हिंदी ही पढ़नी है या सिर्फ़ संस्कृत ही पढ़नी है, एक भाषा का तो समय चला गया। और वैसे भी हम एक भाषा क्यों पढ़ें जब हमारे पास इतना कुछ है, तो हमें सभी कुछ देखना होगा। वास्तव में देश की भाषाएं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तो हैं, लेकिन इनके लिखित दस्तावेज सीमित है। नागा विश्वविद्यालय की जो पहल है, ये निश्चित ही बाकियों के लिए दिशा सूचक हो सकती है। प्रश्न उठता है कि समावेशन का महत्व क्या है? क्या आवश्यकता है इसे समावेशन की? आप सब जानते ही हैं कि दुनिया की कई ऐसी भाषाएं हैं, भारत में भी, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। सन 2010 में अंडमान की बो भाषा विलुप्त हो गई क्योंकि इसका आखिरी बोलने वाला, उसकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, भाषा का विलुप्त होना या नष्ट होना सिर्फ भाषा का नष्ट होना नहीं है, एक संस्कृति, एक परंपरा, उसका नष्ट होना है। तो समावेशन की महत्ता निर्विवाद है। समावेशन होना ही चाहिए। बात भाषा की है तो भाषा तक सीमित रहेंगे, वरना जिंदगी का, जीवन का हर एक हिस्सा, हर एक संबंध ऐसा है जिसमें समावेशन हो तो अच्छा है। समावेशन का महत्व, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है, साहित्य और कलाओं का विकास होता है। मैं आज मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानती हूँ, मैं आज कालबेलिया के बारे में जानती हूँ, मैं आज अन्य अनेक खान-पान और त्योहार हैं उनके बारे में जानती हूँ। तो मुझे उन उनसे उन चीज़ों के बारे में जानने के बाद मेरे ज्ञान में वृद्धि ही हुई है। मैं कूप-मंडूक नहीं रही हूँ कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, चंडीगढ़ में फुलकारी होती है या ये कपड़े पहने जाते हैं, बस। अब हम बहुत कुछ जानते हैं। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भाषाई समावेशन आवश्यक है। भारत एक इतना बड़ा देश है, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, तो राष्ट्रीय एकता तो पहला तत्व है जिसे हमें पुष्ट करना होगा, और भाषा और उसका समावेशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रश्न उठता है कि समावेशन की प्रक्रिया में हिंदी का क्या महत्व है या हिंदी का क्या रोल है? समावेशन की प्रक्रिया में हिंदी की बात करें तो हम पाते हैं कि हिंदी ने अपने विकास क्रम में अनेक भाषाओं, बोलियों को आत्मसात किया है। अंग्रेजी और फारसी के तो अनेकानेक शब्द, यहाँ तक कि लिपि चिन्ह भी हिंदी ने अपनाए हैं। मध्यकालीन कवियों ने तो अरबी फारसी के न जाने कितने शब्दों को आत्मसात किया है। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी, अनेक शब्द, यथा चाबी, तौलिया, अलमारी, कर्फ्यू, पुलिस, रिक्शा, कितने शब्दों का नाम लें, ये सब अपने ही लगते हैं। संस्कृत के अवदान से तो ऋण हुआ ही नहीं जा सकता। देशज शब्दों ने हिंदी की कोमलता एवं सौंदर्य में चार चांद लगाए हैं। हिंदी के अनेक रूप प्रचलित हैं। जब हम मुंबई जाते हैं तो वहाँ हिंदी एक अलग किस्म से बोली जाती है, उसका अपना अलग सौंदर्य है। हैदराबाद जाते हैं तो वो हिंदी एक अलग ही रूप में सामने आती है। दक्षिणी हिंदी, कलकतिया हिंदी आदि सभी
समावेशन प्रक्रिया के ही उदाहरण हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी जिस तरह से आप यहाँ बोलते हैं, वैसे ही आप बाकी जगहों पर भी बोलें। तो अगर हम जैसे कुछ शब्द हैं जो जिन्होंने मेरे ज्ञान में वृद्धि की थी, जैसे फिर से कहूँगी कि वहाँ जब मैं गई थी साउथ चेन्नई में, तो वहाँ पे अक्का, अन्ना, ये शब्द मुझे पूछा कि क्या मतलब है, तो ये शब्द अब यहाँ पर भी कोई अगर मुझे मिलता है तो अक्का, अन्ना अपने आप ही मुँह से निकलता है। भैया, काका, बहुत सारे शब्द हैं। तो जो मुद्दे की बात है, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो है कि ये जो समावेशन है, हमने तरक्की की है भाषा के स्तर पर, हो रही है, तकनीकी मंचों पर हो रही है, और हिंदी और बाकी भाषाएँ भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब जो अच्छी चीज़ है उसे छोड़े ना। जब हम अतीत को वर्तमान से जोड़ने की सामर्थ्य खो बैठते हैं, तो वस्तुएँ हमें अचंभा लगती हैं। आप एक बार आज जो टूरिस्ट हैं, जो जा रहे हैं, ठीक है वो गुजरात जा रहे हैं या बाकी जगह जा रहे हैं, उनका मकसद कुछ और हो सकता है, घूमना हो सकता है। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि जब वो वहाँ जाते हैं, तो उस राज्य की कुछ संस्कृति, कुछ परंपराएँ लेकर आते हैं, कुछ हिस्सा उसका अपने साथ लेके आते हैं, कुछ भाषा, कोई शब्द लेकर आते हैं। ये तो एक छोटे स्तर की बात हो गई है। जब हम वृद्धजनों के बीच में बैठते हैं, जब हम अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं, तो उनको ये समझाया जाना चाहिए कि आप जो आपके पास थैला है, भाषा का थैला, उसे खाली ना रहने दें, उसे भर लें, लबरेज़ कर लें, लबालब भर लें, ताकि आपके सामने आप किसी भी प्रदेश में चले जाएँ, आपको उस वहाँ की भाषा अजनबी ना लगे, वो अपनी सी ही लगे। मेरे इस वक्तव्य को आपके सामने रखने की जो मेरी मंशा थी, वो यही थी। बहुत से मैं सुनती रहती हूँ, अभी कुछ कुछ दिनों से थोड़ा-सा स्वास्थ्य की समस्या आ गई थी, तो शायद 1-2 छूट गई, पर वो मैंने यूट्यूब पर देख लिए हैं, क्योंकि वो भी प्रतिबद्धता है उमेश जी की और सर की, जो अ, उसको वहाँ पोस्ट करते हैं। तो अपनी बात का समाहार मैं केदारनाथ सिंह की कविता मातृभाषा से करना चाहती हूँ। जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में। जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। तो भाषाई अस्मिता को आत्मसात कीजिए, न केवल अपनी भाषाई अस्मिता को, दूसरे की भाषाई अस्मिता का सम्मान कीजिए। निस्संदेह राष्ट्रीय एकता में ये मील का पत्थर साबित होगा। बहुत धन्यवाद। निष्कर्ष: भाषाई अस्मिता, विविधता और समावेशन, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। भाषाई विविधता किसी देश की सांस्कृतिक समृद्धि एवं जीवंतता को दर्शाती है। समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने देश की भाषाई अस्मिता को सशक्त कर सकते हैं। समावेशी सोच और सभी भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता एक सशक्त एवं एकजुट समाज का निर्माण निस्संदेह कर सकते हैं। धन्यवाद। आभार।